दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पिछले लेक्चर में तुर्की मुस्लिम आक्रमण पढ़ रहे थे और इसकी तुर्की मुस्लिम आक्रमण के अंतर्गत हमने महमूद गजनी को पढ़ा। उसके 17 आक्रमण जो कि भारत पर किए थे, हमने वो सभी को समझा, जाना और अंत में हमने पढ़ा था कि महमूद गजनी की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई। 1030 ईस्वी में हुई थी। यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे है ना, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। 1030 ईस्वी में गजनी शहर के ही गजनी की मृत्यु हो गई। आज के इस लेक्चर में हम भारत में तुर्की प्रभाव का दमन को पढ़ेंगे। भारत में तुर्की प्रभाव का दमन कैसे हुआ, कब हुआ। भारत में तुर्की प्रभाव का दमन 1034 AD में हुआ, बहराइच के युद्ध में। बहराइच के युद्ध किस किस के बीच हुआ? बहराइच का युद्ध महमूद गजनी के उत्तराधिकारी गाजी सलार मसूद और सुलेह भारतीय शासक सुलहदेव के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में गाजी सलार मसूद की हार हुई और सुलहदेव की जीत हुई। गाजी सलार मसूद की हार के साथ साथ दोस्तों, इस युद्ध में गाजी सलार मसूद की मृत्यु भी हो गई। अब हम पढ़ेंगे गौड़ साम्राज्य का उदय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गौड़ साम्राज्य का उदय। पिछले लेक्चर में हमने तुर्की पढ़ा था और इस तुर्की मुस्लिम आक्रमण पढ़े थे और इस लेक्चर में हम गौड़ साम्राज्य का उदय को समझेंगे। यह भी एक तुर्की आक्रमण ही है, तुर्की ही आक्रमण है के अंतर्गत ही गौड़ साम्राज्य आएगा, लेकिन वह दूसरे वंश के लोगों द्वारा किया जाएगा। चलिए देखते हैं। गौड़ साम्राज्य की शुरुआत गजनी साम्राज्य के पतन के बाद माना जाता है हुआ था। दोनों ही वंश की राजधानी अफगानिस्तान में था। दोनों वंश तुर्की मुस्लिम के अंतर्गत आते थे। कौन वंश? गौड़ वंश और तुर्की वंश, गजनी वंश। गौड़ वंश और गजनी वंश दोनों वंश तुर्की मुस्लिम के अंतर्गत आते थे और दोनों की राजधानी अफगानिस्तान में हुआ करता था। 1161 ईस्वी में क्या हुआ? गजनी का राजा बहराम शाह बना। 1161 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का राजा बहराम शाह बना। एक मिनट दोस्तों, अब से कोई मैसेज नहीं आएगा। 1161 ईस्वी में गजनी का राजा बहराम शाह बना। इसी समय जब गजनी साम्राज्य में बहराम शाह राजा बना, तो इसी समय गौड़ प्रदेश में भी एक शक्तिशाली परिवार था। चूंकि गजनी साम्राज्य का भी उदय जब हुआ था, तो वह कुछ लोगों के समूह जब मुखिया चुन लिए, वही अपनी शक्ति को बढ़ाते गए तो एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसी तरह जब 1161 ईस्वी में बहराम शाह जब गजनी साम्राज्य का राजा था, तो उस समय एक गौड़ प्रदेश में एक शक्तिशाली परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। गौड़ परिवार में 3 भाई थे, अलाउद्दीन, सैफुद्दीन और सैफ अलाउद्दीन और सैफ सूरी। 3 परिवार थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। गजनी साम्राज्य 1161 ईस्वी में जब उस समय का राजा बहराम शाह था गजनी समाज का, तो बहराम शाह का ही इस परिवार से, गौड़ परिवार से एक भाई अलाउद्दीन था, जो कि बहराम शाह का मंत्री के रूप में कार्यरत था। बहराम शाह को अलाउद्दीन पसंद नहीं था। गजनी साम्राज्य के जो राजा थे बहराम शाह, उसे अलाउद्दीन पसंद नहीं था। कारण क्या था? लोगों को अलाउद्दीन पसंद था। इसकी ख्याति बढ़ती जा रही थी, वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, लोग इसे पसंद कर रहे थे राजा से ज़्यादा। इसलिए अलाउद्दीन बहराम शाह को पसंद नहीं था। बहराम शाह इसी बात का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन के भाई की हत्या करवा दिया। चूंकि यह शक्तिशाली था, अगर इसकी हत्या करवाता तो बहराम शाह का वाट लगा देते जनता। इस कारण इसका बदला लेने के लिए बहराम शाह ने इसके भाई की हत्या कर दिया, अलाउद्दीन के भाई की हत्या कर दिया। 1161 ईस्वी में क्या हुआ कि अलाउद्दीन बहराम शाह की हत्या कर दिया। वह इतना गुस्सा था इसको कि अपने भाई की बदला लेने के लिए उसने तुरंत ही 1161 ईस्वी में ही अलाउद्दीन ने बहराम शाह की हत्या कर दिया और पूरे गजनी साम्राज्य में आग लगा दिया।
बहुत ही महंगा पड़ गया बहराम शाह को दोस्तों, ऐसा नहीं करना था उसको। क्या हमने बताया, आप लोग समझे हो चुके होंगे। हमने बताया कि 1161 ईस्वी में ही अलाउद्दीन, चूंकि बहराम शाह अलाउद्दीन के भाई को मरवा दिया, इस कारण अलाउद्दीन ने भी बहराम शाह की हत्या करवा दिया और पूरे गजनी साम्राज्य में आग लगा दिया। हमने यही बताया था। अलाउद्दीन की अब हम पढ़ेंगे उपाधियाँ। अलाउद्दीन को कौन कौन सी उपाधियाँ मिल चुकी है। अलाउद्दीन को उपाधि मिली है जहान ए सौज की उपाधि। जहान ए सौज का अर्थ होता है दुनिया को आग लगाने वाला, दुनिया को आग लगाने वाला। चूंकि आप लोग बोलेंगे तो गजनी साम्राज्य में आग लगाया तो दुनिया को आग कैसे लगाया? दुनिया में थोड़ी आग लगाया था, सिर्फ गजनी साम्राज्य में आग लगाया था। लेकिन दुनिया का यहाँ बोलने का अर्थ यह है कि उस समय गजनी शहर जो था वह पूरे विश्व का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, इसलिए उसे जहान ए सौज की उपाधि मिली, दुनिया को आग लगाने वाला मिला उपाधि उसको। और इसी बात से यहीं से गौड़ साम्राज्य की नींव पड़ गई। यहीं पर गौड़ साम्राज्य की, इसी कारण गौड़ साम्राज्य की नींव पड़ गई। गौड़ साम्राज्य की नींव 1161 ईस्वी में अलाउद्दीन, जिसका उपाधि है जहान ए सौज, के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और कुछ वर्ष बाद 1163 एडी में अलाउद्दीन की भी हत्या हो गई। जब अलाउद्दीन की हत्या हुई तो उत्तराधिकार युद्ध, मतलब उत्तराधिकार के लिए एक बड़ा प्रश्न सामने आया कि उत्तराधिकारी इसका कौन बने। तो अगला शासक उसका बेटा भी बन सकता था और उसका भतीजा भी बन सकता था। दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हुआ। वह सोच रहे थे हम बने राजा और उसका भतीजा सोच रहा था कि हम बने राजा। लेकिन अंततः 1173 ईस्वी में राजा उसका बेटा ही गयासुद्दीन गौर ही बन गया राजा। लेकिन राजा तो बन गया, लेकिन शहाबुद्दीन जो कि अलाउद्दीन का भतीजा था, उसके द्वारा विरोध जताया गया और गद्दी को कब्जा लिया गया। विरोध किया गया और गद्दी को कब्जा लिया गया। किसके द्वारा? उसका भतीजा शहाबुद्दीन, जिसका अन्य नाम सैफुद्दीन भी है, गद्दी को कब्जा लिया। 1173 ईस्वी में, 1173 एडी में सैफुद्दीन जब शासक बना तो नया नाम को ग्रहण किया। सैफुद्दीन या शहाबुद्दीन जब शासक बना तो नया नाम ग्रहण किया। नया नाम किस नाम से वह शासक बना? मोहम्मद गौरी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा बन गया था। मोहम्मद गौरी के नाम से बना राजा। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो आप लोग बोलिएगा शहाबुद्दीन था। अगर मोहम्मद गौरी का वास्तविक और पूरा नाम पूछे तो आप लोग बोलिएगा शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। क्या बोलिएगा उसका वास्तविक और पूरा नाम? शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। या बस आपको जानकारी के लिए बताया गया है, या एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ जानकारी रख सकते हैं आप लोग। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। भारत पर मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने का सुझाव किस किस व्यक्तियों ने दिया, चलिए समझते हैं। मोहम्मद गौरी का गुरु था, दो गुरु थे उनके, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरा गुरु था उसका मोइनुद्दीन चिश्ती। ग्यारह सौ पचहत्तर एडी में मोहम्मद गौरी भारत पर पहली बार आक्रमण करता है। किसके विरुद्ध युद्ध करता है? गौर, मतलब ये करमथी मुस्लिम के विरुद्ध आक्रमण करता है। 1175 एडी में जो मोहम्मद गौरी आक्रमण किया, किस किस के बीच आक्रमण हुआ, मतलब युद्ध हुआ? गौरी और करमथी मुस्लिम के बीच आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण को बोलते हैं मुल्तान का आक्रमण, मुल्तान पर आक्रमण। मुल्तान पर 1175 एडी में आक्रमण किया करमथी मुस्लिम के विरोध गौरी ने 1175 एडी में। अब दूसरा आक्रमण गुजरात पर आक्रमण, जो कि गुजरात के पाटन पर आक्रमण हुआ था 1178 एडी में। गुजरात के पाटन पर जो आक्रमण हुआ था, यह भीम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था।
मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। भीम द्वितीय उस समय बच्चे थे, नाबालिग थे, बहुत छोटे थे, इसलिए उसके संरक्षक नायिका देवी जो कि उसकी माँ बनी। भीम द्वितीय चालुक्य वंश के थे और इस युद्ध में भीम द्वितीय जीत गया। और जो इस 1178 एडी में गुजरात के पाटन पर जो आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी, गौरी वर्सेज भीम द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को कायादरा युद्ध के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह युद्ध सिरोही जिला राजस्थान में हुआ था। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली पर आक्रमण पढ़ेंगे। दिल्ली पर आक्रमण पढ़ेंगे और दिल्ली पर आक्रमण पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाए। चलिए बताइए। पहले तो आप लोग बिना देखे बताइएगा, सिर्फ प्रश्न सुनकर, ऑप्शन नहीं देखिएगा क्योंकि ऑप्शन में टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आक्रमण के क्रम में द्वितीय कौन था? भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ तो दूसरे स्थान पर कौन सा आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी यूरोपीय, ऑप्शन डी तुर्की। तो आपका आंसर होगा तुर्की, चूंकि भारत पर पहली बार आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया और दूसरा आक्रमण तुर्कों के द्वारा किया गया। हमने अभी रिसेंटली पढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, गजनी की मृत्यु कब हुई? गजनी की मृत्यु ऑप्शन ए 1027, 1025, 1030, 1161। हमने अभी इस वीडियो में शुरू करते ही आप लोगों को बताया है मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग को ध्यान ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गजनी ने गंगा के मैदान में किस वर्ष पहला आक्रमण किया? यह हमने पढ़ाते समय भी इस प्रश्न की जिक्र किया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बताइए। ऑप्शन ए 1014, 1015, 1018, 1019। हमने आप लोगों को बताया मथुरा पर आक्रमण। मथुरा पर आक्रमण 1018 ईस्वी में हुआ। पहली बार इसी आक्रमण में मोहम्मद गजनी ने गंगा के मैदान में को पार किया था या प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या 5? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन, जहान-ए-सौज की उपाधि किसने ली? हमने अभी थोड़ा देर ही पहले पढ़ा है। जहान-ए-सौज की उपाधि अलाउद्दीन ने लिया था। और जहान-ए-सौज का अर्थ क्या हुआ करता है? जहान-ए-सौज का अर्थ होता है दुनिया को आग लगाने वाला। दुनिया को आग लगाने वाला अलाउद्दीन था, जो कि गजनी साम्राज्य को आग लगा दिया था। एक कभी क्वेश्चन पूछा गया है हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर कौन सी आकृति की मूर्ति छाप मिली है? तो उसमें हमने पढ़ा था अभी कि लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति, लक्ष्मी और कुबेर के मुहर मिले हैं, छाप मिले हैं मोहम्मद गौरी के सिक्के पर। चलिए हम पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने बोला था आपको हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी द्वारा दिल्ली पर किए गए आक्रमण। दिल्ली पर आक्रमण तो हम पढ़ेंगे, लेकिन भारत में जब मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो उस समय भारत में क्या चल रहा था हम पहले उसे समझेंगे। भारत में तो कुछ ना कुछ इतिहास चल रहा होगा ना दिल्ली में, तो उसे क्या चल रहा था उसे हम समझते हैं। तो चलिए उस समय के भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत की स्थिति हम पहले 3 राज्य को लेकर चलेंगे। पहला अजमेर, दूसरा दिल्ली, तीसरा कन्नौज। आप अपने कॉपी में इस तरह के 3 फॉर्मेट बना लीजिए इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली, उस समय दिल्ली का राजा अनंगपाल तोमर हुआ करता था। अनंगपाल तोमर, याद रखिएगा दोस्त, नोट कर लीजिए दोस्तों, इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत काम करेगा आपको याद करने में यह ग्राफ। पहले देखिए अनंगपाल तोमर दिल्ली का उस समय शासक था, जिसका कोई पुत्र नहीं था, मात्र एक पुत्री थी जिसका नाम कर्पूरी देवी था। दिल्ली का शासक अनंगपाल तोमर था, जिसका कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री था कर्पूरी देवी। अब समझते हैं दूसरा अजमेर को। अजमेर का शासक
अजमेर का शासक सोमेश्वर चौहान था। सोमेश्वर चौहान चहमान या चौहान वंश का था। ठीक है, अब कन्नौज पे आइए। कन्नौज का शासक जयपाल था, गढ़वाल वंश का था। कन्नौज का शासक जयपाल था, गढ़वाल वंश का था। हमने जो बताया अनंगपाल तोमर की एक पुत्री का नाम कर्पूरी देवी। इस कर्पूरी देवी से ये जो कन्नौज राजा जयपाल थे और अजमेर राजा सोमेश्वर चौहान थे, दोनों ही इनसे कर्पूरी देवी से विवाह करना चाहते थे। दोनों राजा कर्पूरी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन अनंगपाल तोमर ने, जब जयचंद्र ने विवाह का प्रस्ताव लेकर दिल्ली आया तो वह अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, ठुकरा दिया। अतः कन्नौज राजा जयपाल का विवाह कर्पूरी देवी से नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बेटी कर्पूरी देवी का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान से विवाह कर दिए। और विवाह करने के साथ साथ चूंकि अनंगपाल तोमर को कोई पुत्र नहीं था तो दिल्ली उनको दहेज में मिल गया सोमेश्वर चौहान को। अब सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय रखा गया। राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी के पुत्र थे। और इधर कन्नौज के राजा जयचंद्र ने एक बेटी को जन्म दिया। अब बोलिएगा विवाह तो हुआ नहीं, विवाह अगर उससे नहीं हुआ तो और कोई लड़की नहीं है क्या? दूसरी लड़की से हुआ विवाह और उसकी बेटी का नाम संयोगिता था। जयचंद्र के बेटी का नाम संयोगिता था और सोमेश्वर चौहान के बेटे का नाम राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय था। अब चलिए देखते हैं खेला। हुआ कि ये कि जब पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में या राय पिथौरा के दरबार में दो दरबारी थे जिसका नाम अनिरुद्ध और चंद्रवरदाई था। अनिरुद्ध चित्रकार थे और लेखक थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई और अनिरुद्ध राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के दरबार के दरबारी थे। एक बार क्या हुआ संयोगिता जो थी जयचंद्र की बेटी, उसे कला में बहुत सारी रुचि थी। कला में बहुत रुचि थी, इसलिए वह अपने पिता की इकलौती पुत्री थी, इसलिए वह उसके पिता उसकी हर बातों को मानते थे और सारी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। चूँकि उसका रुचि कला में था तो एक बार उन्होंने अपने दरबार में चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया। चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन जब किया तो बहुत सारे चित्रकार वहाँ पर पहुँचे। बहुत सारे राज्य के चित्रकार उस राज्य में अपनी प्रतियोगिता प्रदर्शन करने के लिए गए थे। तो उसी घड़ी में अनिरुद्ध जो कि राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे, वह भी गया था। और जब वहाँ पहुँचे तो संयोगिता ऊपर बैठी थी और सारे चित्रकार को बोला गया था कि आप मेरा चित्र बनाइए। तो सारे चित्रकार अपना अपना प्रदर्शन दिखाए, लेकिन अनिरुद्ध के चित्रकारी को देखकर संयोगिता पिघल गई, बहुत ही प्रसन्न हो गई अनिरुद्ध के चित्रकार को देखकर। अनिरुद्ध हमने बताया था कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे, तो उन्होंने उसे बुलाया अपने पास। तो बोली उससे कि तुम सिर्फ मेरी अभी तस्वीर बनाए हो या आप इससे पहले भी किसी का तस्वीर बनाते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो अपने महाराज की चित्रकारी बनाते हैं। और अपने महाराज की तस्वीर भी उन्होंने दिखाया। तस्वीर को देखते ही संयोगिता का दिल पिघल गया और उसकी चेहरे को देखकर मतलब पूरी तरह से उसके प्रति रुचि बढ़ गई उनका।
बढ़ गई उनकी। तो उन्होंने बोला तुम्हारे महाराज से हमें तुम अपने महाराज से हमें मिला सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर, हम सूचना कर देंगे अपने महाराज को। तब और उसके साथ लेखक भी चंद्रबरदाई के, तो यह सब घटना को उन्होंने अपने पुस्तक में लिख रहे थे। तो जब अपने दरबार में पहुंचे अनिरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में, तो उन्होंने सारी घटनाओं का जिक्र किया। तो पृथ्वीराज तृतीय ने भी संयोगिता की तस्वीर को देखे और उनकी भी लालसा हुई एक बार मिलने को। तो उन्होंने एक बार जाके मिले और मिलते ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा और इसी तरह प्रेम प्रसंग बहुत दिनों तक चला। लेकिन संयोगिता जयचंद्र की पुत्री थी और जयचंद्र राय पिथौरा वंश के जो राय पिथौरा के जो पिताजी थे, राय पिथौरा जी के पिता सोमेश्वर चौहान, उनसे इनकी खानदानी दुश्मनी थी, बहुत पुरानी दुश्मनी थी। वह इस वंश के प्रति देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपमान सहे थे उनके। इसलिए यह जब बात आई उन दोनों की विवाह की, संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय की, तो यह जयचंद्र ने मना कर दिया। तो जब पृथ्वीराज तृतीय ने सुना कि उन्होंने प्रस्ताव को मना कर दिया, तो पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता का अपहरण कर लिया और जाके विवाह कर लिए, जिस कारण जयचंद्र ने पृथ्वीराज तृतीय को हराना चाहते थे। अब हमने इस ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाना चाहा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझे होंगे। अब हम जिस अपने टॉपिक पे आते हैं, हम पढ़ रहे थे गौरी का दिल्ली पर आक्रमण। गौरी के भारत पर आक्रमण के लिए जयचंद्र ने बुलाया था। गौरी दिल्ली पर आक्रमण जयचंद्र के कहने पर किया था। कौन सा युद्ध हुआ? 1191 एडी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। इसमें गौरी हार गया और पृथ्वीराज तृतीय जीत गई। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय ने जीत लिया, परंतु 1192 एडी में तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय के बीच, या पृथ्वीराज तृतीय को हम दूसरा नाम पृथ्वीराज चौहान के भी नाम से जान सकते हैं, गौरी इस युद्ध में जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को अफगान भेज दिया गया। जब हार गए पृथ्वीराज तृतीय चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को अफगान भेज दिया। चंद्रवरदाई उसके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। जब चौहान, पहले कुछ समझते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। पहले कुछ पढ़ लेते हैं। 1194 एडी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध गौरी वर्सेस जयचंद्र के बीच युद्ध हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चंदावर का युद्ध गौरी वर्सेस जयचंद्र के बीच क्यों हुआ? क्योंकि जयचंद्र ही तो गौरी को बुलाए थे, फिर इसके बीच युद्ध क्यों हुआ? कारण ये था कि जब उसके दामाद पृथ्वीराज चौहान को जब ले गए तो उसे मार दिया उन्होंने। तो इससे जयचंद्र को दुख हुआ और इसका बदला लेने के लिए गौरी ने चाहा कि हम भी गौरी को जयचंद्र ने चाहा कि हम भी गौरी को मार देंगे। इस कारण से ये युद्ध हुआ। चूँकि दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इस कारण हम चाहेंगे कि यहीं पर इस सेशन को अभी आज के लिए इतना ही समाप्त करेंगे और अगले दिन पढ़ेंगे हम इसके बाद। तो आप लोगों को हम उम्मीद करेंगे बहुत ही पसंद आ रहा होगा सेशन। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर जब वीडियो डालेंगे तो पूरा सीरीज आप लोग देख पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।